So I welcome back you all the students in this today's session, which is the last session. We are going to cover Unit 4, Part 2, Mental Health and Psychological First Aid. And we have covered Part 1 of this unit. Today we will finish it and we proceed to the next slide. Here we have already covered in our previous session what is mental health, what are mental health problems in India, the mental health first aid action plan, depression and anxiety, crisis first aid for suicidal behavior and depressive symptoms. Now, today we will cover what is non suicidal self injury, non crisis first aid for depression, first aid for panic attacks and traumatic events, understanding disorder in which psychosis may occur, crisis first aid, and acute psychosis. These chapters are most important and chapters which we need to cover, and these are the most important part of this session because our body is not only the physical matter. We are made up of three main important things, that is physical, mental, and spiritual. Spiritual, you have already studied about that how we will develop our spiritual inner powers through yoga, asana, pranayama, kundalini jagran, and a lot of things are available like lot of meditation techniques. Maybe this technique developed by Mahatma Buddha, that is called Vipassana, and a lot of practicing techniques are available. It may be Reiki healing and all the things. Now, today we are going to complete our next session. So, this is non-suicidal self-injury. ये नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी जो है ये क्या होती है? इसमें क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है वो सुसाइड करने के उद्देश्य से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी तरीके से ऐसी एक सिचुएशन खड़ी करनी जहां पे ज्यादातर उसकी तरफ ध्यान देने लगे। वह अपनी किसी न किसी वजह से परेशान होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है कि जो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं वो पूरी अटेंशन उसकी तरफ देने लगे। तो इसमें क्या होता है, डेलिब्रेट इंटेंशन, एक्ट टू हार्म वंस ओन बॉडी विदाउट इंटेंट टू डाई बाई सुसाइड। तो जानबूझ के कुछ इस इंटेंशन से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है कि उससे वो मरे भी ना और लोगों को ये पता लग जाए कि वो जो है कुछ ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट में उसका अपना कोई प्रयास था। ओके, सो what cover NSSI? It is non-suicidal self-injury, absence of suicidal intent. इसके की characteristics क्या है कि suicidal intent इसका नहीं होता, कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप को मारना चाहता है। केवल इमोशनल जो डिस्ट्रेस है, उसका मानसिक तनाव और जो दिक्कत है उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है। इमोशनल रेगुलेशंस, यहाँ पे वो क्या करता है, सैडनेस है, एंगर है, एंजाइटी है या नमनेस है, उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, दूर करना चाहता है। रिपीटेटिव बिहेवियर, अगर उस पर ध्यान नहीं जाता है तो कई बार वो इसी तरीके की एक्टिविटीज करता है और फिर ये जाके जब क्रोनिक हो जाती हैं तो दिक्कत करती हैं, है ना। तो नेक्स्ट है सीक्रेसी एंड सेम। कई बार क्या होता है, ऐसी इंजरीज क्रिएट करने के बाद में वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया उसे फिर बेइज्जती महसूस होती है, तो वो अपने इस तरीके के बिहेवियर को छिपाना भी चाहता है और शर्मिंदगी भी महसूस करता है। लैक ऑफ इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स, ऐसा वो इस स्थिति में करता है जहां पर वो ये महसूस करता है कि वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पा रहा है या उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे वो नियंत्रण पूरी तरीके से नहीं पा पा रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी में, इसमें कॉमन रीजन इसके क्या होते हैं जो आपको जानना चाहिए।
कॉमन रीजंस सेल्फ सुसाइडल इंजरीज के जो हैं, उनमें पहला है इमोशनल रिलीफ। ऐसा करके उसे मानसिक रूप से थोड़ा सा आराम मिलता है ना? ये आप देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग भी उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि भाई इसने ऐसा एक्ट क्यों किया, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। और कई बार वो क्या करता है, उसने जो कुछ गलत किया है, जो भी गलतियां की हैं, उन गलतियों की तरफ भी वो अपना इंटेंशन या इंटेंट जाहिर करना चाहता है। और उनका पश्चाताप के रूप में भी कई बार वो ऐसा करता है कि कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर गया, तो पश्चाताप वो करना चाहता है उसका। ऐसी स्थिति में वो ऐसे काम करता है। थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम आने लगती है इसको एनोटेट करने में। तो फुल स्क्रीन करने पे एनोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से डिस्प्ले में लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा के जो इमोशनल पेन है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। सीकिंग हेल्प ऑफ सपोर्ट। एक ऑब्जेक्ट उसका ये भी होता है कि अगर वो नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी अटेम्प्ट करेगा तो उसको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसकी प्रॉब्लम्स को सहयोग करेंगे। और अगर ऐसी चीजें बार बार घटित होने लगती हैं तो धीरे धीरे ये बंदा अपनी एक लिमिट को क्रॉस करता जाता है। और एक बार ऐसी लिमिट क्रॉस कर जाता है कि फिर जहां वो वापस नहीं आ पाता। देखिए डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन इनफैक्ट एक बाउंड्री है जहां आप बार बार जाते हैं, है ना? एक लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक आप रहेंगे तो आप अपने इमोशंस को मेंटली कंट्रोल कर पाएंगे। और जिस दिन आप अपनी इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे उस दिन आप वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो यही आपका जो नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी इंटेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा डिप्रेशन में और ट्रोमेटिक कंडीशंस में। इसलिए हम जानबूझ के ऐसे एफर्ट्स न करें दूसरों की अटेंशन लेने के लिए जो एक दिन हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करके आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर ऐसी क्राइसिस हैं तो इनमें हम क्या करें? फर्स्ट है एजुकेट योरसेल्फ। खुद को आप प्रशिक्षित करें कि अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं तो आप क्या करेंगे। ऑफर ए लिसनिंग ईयर। बी एन एम्पैथी एंड नॉन जजमेंटल लिसनर। अगर अब कोई बंदा आपका जानने वाला है और वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो आप उसके लिए सिंपैथी रखें, उसको सांत्वना प्रदान करें। और किसी भी स्थिति में आप निर्णायक भूमिका अदा न करें कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। ये पहले भी बताया गया है ना? और उसमें कोशिश करें वो जितना जो कुछ कहना चाह रहा है उसको सुनने की कोशिश करें। और डिप्रेशन के साइन और सिम्टम्स क्या है, देखिए यहाँ पे बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इलिस्ट्रेट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो उस व्यक्ति की कहीं इंसल्ट हो गई, किसी भी तरीके से इंसल्ट हो सकती है, उसके कोई भी तरीके होते हैं। कुछ जगह इसने कुछ गलत काम किया और उसका इसे पश्चाताप है। कांट कंसंट्रेट। आप कोई काम करना चाह रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट है सैडनेस। हमेशा आप दुखी रहते हैं किसी वजह को लेके। हेल्पलेसनेस लेसनेस। आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। सेल्फ वो स्लीप प्रॉब्लम्स। आप प्रॉपर सो नहीं पाते। आपको चिड़चिड़ापन गुस्सा बहुत आता है। थॉट्स ऑफ डेथ। सुसाइडल विचार आपके दिमाग में आते हैं। आप ड्रग या इसी तरीके के एल्कोहलिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं और आप बहुत कम एनर्जी फील करते हैं, कमजोरी ज्यादा फील करते हैं। ऐसी स्थितियां अगर कोई भी हैं तो ये डिप्रेशन का सिम्टम है। नेक्स्ट, इसमें अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप क्या करें? इसमें फर्स्ट एड क्या होगा?
फर्स्ट एड पहला आप देख रहे हैं, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप खुद इससे सफर कर रहे हैं तो, है ना। नेक्स्ट है ऑफर ए लिसनिंग ईयर। अगर आप सफर नहीं कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड सफर कर रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को सही से सुनिए। वैलिडेट देयर फीलिंग्स। उनके जो भी विचार हैं, जो भी उनकी सोच विचार है, उसको आप अनुचित मत बताइए। आपको कोई वहां पे डिसीजन नहीं देना है, आपको सुनना है। और जो भी वो कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, उस समय आप बहस मत करिए। नेक्स्ट, कॉमन कॉजेज ऑफ एन एंजाइटी। पहले आपने देखे थे वो कॉमन कॉजेज ऑफ डिप्रेशन थे। डिप्रेशन और एनजाइटी, एनजाइटी जिसमें आप क्या करते हैं कि चिंता ज्यादा करने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, और उसकी वजह से आपकी नींद और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब ये एनजाइटी क्या होता है, लगातार बार बार किसी चीज को सोचने के कारण होता है। और एनजाइटी के सिम्टम्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप देख पा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं, इसका पहला सिम्टम चाइल्डहुड और पास्ट इवेंट्स। आपके बचपन में ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई जो आपके दिमाग में बैठ गई। जैसे किसी ने आपको बचपन में बुरा कहा, या सेक्सुअली असॉल्ट किया, या आपके पेरेंट्स में कोई बड़ी आपस में लड़ाइयाँ हुई और आपको वो बहुत खराब लगा, जो आपके दिमाग में बैठ गया। आप उसे सोच सोच के बार बार परेशान होते हैं। नेक्स्ट है, आपके फैमिली में कोई डिप्रेशन, इंसोमिनिया, एनजाइटी, सिजोफ्रेनिया, या बाइपोलर, या किसी भी तरीके की मेंटल जो इलनेसेस हैं उनसे सफर करता रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट है इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग में गहराई से बैठ गई। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे विकलांग लोग हैं, है ना, तो फिजिकली वो हर जगह पर असेम्ड महसूस करते हैं। कहीं जाते हैं तो अपने आप को वो एक मतलब अलग महसूस करते हैं कई तरीके की। और कई और भी कमियां हैं। कुछ लोग लगता है उन्हें कि बहुत सुंदर नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो ये अगर फिजिकल या किसी भी तरीके के इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स आपके दिमाग में है अपने हेल्थ या किसी भी चीज को लेके, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में होंगी। ये पर्सनैलिटी क्वालिटीज अभी मैंने बताई। आपको लगता है आप सुंदर नहीं हैं, आपके बाल कम हैं, या आप जो है आपका चेहरा अच्छा नहीं है, या कम्प्लेक्शंस आपके बेहतर नहीं है, तो ऑल दीज थिंग्स रिलेट टू पर्सनैलिटी क्वालिटी। एंड इज डाइट, ऑफ कोर्स, दिस वन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू शुड प्लान ए प्रॉपर डाइट, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। ये सब प्रॉपर आपको मिलने चाहिए। ये सब अगर आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, तो आप तमाम तरीके की इलनेसेस, नॉट ओनली दीज मेंटल इलनेसेस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इवन स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसको आप अटेन तभी कर पाएंगे जब आपकी डाइट सम्यक हो। सम्यक का मतलब केवल पेट भर लेना नहीं है, जिसमें सब चीजें आपको पूरी तरीके से मिल पाए। अब नॉन क्राइसिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आपके सामने है। एक पिछले 3 पॉइंट्स आपने देखे थे, उसके बाद में चौथा पॉइंट है बी पेशेंट। आप धैर्यवान बने। अगर आप इस तरीके की किन्हीं भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ये एकदम दूर नहीं होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। आप धैर्य बनाए रखें। इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। आप खुद पीड़ित हैं तो भी धैर्य रखना पड़ेगा, या दूसरा पीड़ित है तो उसको इससे निकालने के लिए भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। जो पीड़ित है उसको आप इनकरेज करें कि वो किसी डॉक्टर की सलाह ले। प्रमोट सेल्फ केयर। ये भी बहुत जरूरी है कि अपनी खुद की केयर करें। और खुद की केयर आप कैसे कर पाएंगे, बैलेंस डाइट हो, फिजिकल एक्सरसाइजेज हो, और प्रॉपर आपकी नींद हो, और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीजें हैं, लिटरेचर हैं, उन्हें पढ़ें और उनके बारे में जानें। रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज। आप खुद पीड़ित हैं,
या कोई दूसरा पीड़ित है जिसको आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी सीमा में रहिए, अपनी गरिमा में रहिए और इस तरीके के बिहेव ना करें जो किसी को इमोशनली हिट करे और उसको खराब लगे। नेक्स्ट आगे है नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वही हम लोग उसी में ही चल रहे हैं रेगुलर। उसका 8वां जो पॉइंट है वो पॉइंट कह रहा है कि चेक इन रेगुलरिटी। अब ये नहीं है कि आप किसी को दिक्कत हुई, आप एक दिन मिले उसके बाद आपने उसे फ्री छोड़ दिया, अब वो फिर अकेलापन महसूस कर रहा है, फिर उसको दिक्कतें हो रही हैं। ऑफर प्रैक्टिकल हेल्प, जहाँ तक हो सके आप उसको केवल मेंटली नहीं, प्रैक्टिकली भी अगर उसको कोई ज़रूरत है, कोई आपका दोस्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, अपनी फीस पे नहीं कर पा रहा है, या और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनमें आप हेल्प करिए। इनकरेज हेल्थी कोपिंग स्ट्रेटजीज, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो बेहतर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जिसमें माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, एंगेजिंग इन हॉबीज एंड देयर एंजॉय। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को गाने सुनना पसंद है, कुछ को गाना गाना खुद पसंद है, तो ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करिए, है ना। नेक्स्ट है नॉर्मलाइज सीकिंग हेल्प। उसे आप किसी भी तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो भी ट्रीटमेंट जिस तरीके का भी संभव है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि किस तरीके से वो उभर सकता है, और वो आप उसे बताएं, उसकी कमजोरियां ना बताएं। देखिए एक छोटी सी मैं स्टोरी यहाँ पे आपको बताऊं। एक राजा था, उसके यहाँ बहुत सारे हाथी थे। एक हाथी सबसे पुराना, जो जिसकी मतलब अब एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो किसी तरीके से एक गड्ढे में गिर गया और उसमें कीचड़ था जिसमें से वो उठ नहीं पा रहा था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हर प्रयास करे गए उसे उठाने के। उस समय कोई क्रेन्स वगैरह तो होती नहीं थी जिनसे उठा के निकाल लिया जाए। तो क्या किया कि लोगों ने कहा ऐसे कैसे निकाला जा सकता है। तो उनका एक जो वजीर था पुराना, उसने कहा एक ही तरीका है इसको इस गड्ढे में से निकालने का। और उसने बताया कि तेजी के साथ में वो बीट्स बजाई जाएं जो युद्ध के समय पे, जब युद्ध का वो आह्वान होता है, उस समय ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, ट्रम्पेट्स वगैरह बजाते हैं, उनसे युद्ध का आह्वान होता है, युद्ध का प्रारंभ होना होता है। उन्हें एक साथ तेजी के साथ बजाया जाए तो ये हाथी निश्चित रूप से उठ के खड़ा हो जाएगा। और वही हुआ। उन्होंने तेज बीट के साथ में जो युद्ध वाली ध्वनियां थी वो निकाली। वैसे ही एकदम जो सोया पड़ा था, जिसके अंदर शक्तियों का संचार नहीं हो पा रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया। तो अब ये छोटी सी स्टोरी आपको बताती है कि आपके अंदर वो पावर है, उसे आप भूल गए हैं बस। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर क्या पावर्स हैं, क्या पॉजिटिव पावर्स हैं, उन्हें डेवलप करना है। बी माइंडफुल ऑफ लैंग्वेज। माइंडफुल का मतलब होता है कि आप कुछ भी ऐसा गलत न करें जो किसी को खराब लगे, है ना। अवॉइड स्टिग्मेटाइजिंग लैंग्वेज एंड मेक जजमेंटल कमेंट्स। ऐसी कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें जो किसी को अपने ऊपर खराब लगती हो, और जजमेंटल कमेंट्स न करें। सीक सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। सपोर्टिंग someone with depression and anxiety can be emotionally taxing. Don't hesitate to seek support for yourself through friend support group and counseling. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको भी नहीं पता है कि कितने तरीके से उसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स या सपोर्ट ग्रुप्स या काउंसलिंग खुद भी ले सकते हैं कि हम ऐसी स्थिति में किसी अपने दोस्त को कैसे सपोर्ट करें। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो इसके तरीके देखिए। स्पेंड टाइम इन नेचर, प्रकृति के साथ आप समय बिताएं। से योर प्रेयर्स, जो भी आप प्रार्थना करते हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जो भी हो, आप अपनी प्रार्थना में थोड़ा सा समय दें, भगवान को थोड़ा समय दें। मंदिर या जहाँ भी कहीं मस्जिद गुरुद्वारे में आप जाते हैं वहां समय दें। योगा को टाइम दें। अपने दोस्तों के साथ समय बताएं। एक्सरसाइजेस करें। टाइम को मैनेज करें। पॉजिटिव सोचना शुरू करें। अच्छी बुक्स पढ़ें और प्रैक्टिस आर्ट। आपका जिसमें भी जिस भी किसी आर्ट में इंटरेस्ट है
उसमें आप ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान रखें कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप किन के साथ मिलें, जो लोग सक्सेस हुए हों, तो वो ही बता पाएंगे सक्सेस स्टोरीज। और अगर अपनी लाइफ को आपको फेल करना है तो फेलियर से मिलिए, वो आपको तमाम तरीके फेल होने के बता पाएंगे कि किस तरीके से फेल हुआ जाता है और वो खुद कैसे फेल हुए। तो be mindful and have positive energy and meet with the peoples with the positive energy. Next is crisis first aid for panic attacks. अगर किसी को पैनिक अटैक्स आने लगे मीन्स हम जो नॉन सुसाइडल अटेम्प्ट्स थे उनसे आगे हम बढ़ गए, तो अब पैनिक अटैक्स की पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये बड़ी ट्रॉमेटिक पोजीशन होती है जहां पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि जो बंदा जिसको पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं उसको किसी भी तरीके से सांत्वना प्रदान करनी है, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और उसको सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको उसको किसी भी तरीके से डीप ब्रीदिंग के लिए इंस्पिरेट करना है, उसकी फीलिंग्स को जानना है और उसको आपको री एश्योरेंस एश्योर करना है, इनकरेज करना है कि वो इससे निकल के किसी तरीके से आगे आ सके। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र जो हैं उन पे आप नजर मारेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को जानना। केवल इसलिए नहीं कि आपको पेपर पास करना है, आपको इन सिचुएशन से अगर कभी गुजरना पड़ता है तो आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं तो उसको पसीना आने लगेगा, चेस्ट पेन होगा, है ना, उसको चेस्ट पेन होगा। और थोड़ा सा एक सेकंड के लिए, चेस्ट पेन होगा उसको, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको पेट में प्रॉब्लम होगी और वॉमिटिंग्स भी होने लगेंगी। एक्सीलरेटेड हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। चिल और हीट सेंसेशन, या तो वो ठंडापन महसूस करेगा या गर्मी महसूस करेगा। फीलिंग डिजी, अनस्टेडी और फेंट, वो या तो उसको चक्कर आने लगेंगे या गिरने लगेगा या किसी भी तरीके से वो अस्थिर हो जाएगा। सेंसेशन और स्मूथरिंग, किसी भी तरीके की उसे अलग सेंसेशन महसूस होने लगेगी, हाथ पैर उसके कपने लगेंगे। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और डाइंग, उसे अपने ऊपर नियंत्रण उसका हटने लगेगा और उसे ये लगेगा कि शायद वो अब बच नहीं पाएगा, मरने वाला है। इस तरीके के अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो ये सिम्टम्स हैं पैनिक अटैक्स के। नेक्स्ट आप देखिए बेस टू स्टॉप, इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रीफोर्स योर अटेंशन, आपको खुद को अगर प्रॉब्लम है तो आप आराम से बैठ जाइए, खड़े रहेंगे तो गिर सकते हैं, आप बैठ जाइए, तसल्ली से अपने आप को मैनेज करिए और अपनी सांस जो है उस पर ध्यान दीजिए। डीप ब्रीदिंग से आप स्टार्ट करिए। पानी की छींटे आप अगर अवेलेबल है तो अपने चेहरे पे मारिए, या कोई ऐसा पीड़ित लग रहा है तो आप उसके चेहरे पे मारिए। और इसके साथ में आपको क्या करना है कि जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं उन्हें आप किस तरीके से पॉजिटिव करिए। और इसके साथ ही आप लाइट एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं, जिससे आपकी जो फिजिकल पावर होती है वैसे ही कमजोर हो गई होती है, तो ऐसे में आप कोई हैवी एक्सरसाइज या कुछ ना करें। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें जिससे आपका मूड चेंज हो, केवल आपका ऑब्जेक्ट ये है। आपका एक्सरसाइज का मतलब कोई खास नहीं है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट में हम आते हैं। तो पैनिक अटैक्स में और क्या करना है, अवॉइड जजमेंट। आपको कोई भी जजमेंट उस व्यक्ति के बारे में नहीं देना है, ये बात बार बार दोहराई जा रही है तो ध्यान रखिए। जिस समय कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, जिस समय कोई पैनिक अटैक्स में होता है, किसी भी मेंटल स्टेट में नहीं होता है प्रॉपर में, तो आपको जजमेंटिव नहीं बनना है।
स्टे विद देम, उनके साथ रहना है, एंड अवॉइड ट्रिगर्स, कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे उस घटना को और बढ़ाएं और उन मूवमेंट्स को और करें, तो उससे बचना है। ये पैनिक अटैक्स के वही एग्जांपल्स फिर आपको चित्रित करेगा है। नेक्स्ट है कि क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में अगर कोई क्राइसिस खड़ी होती है तो अब आपको क्या करना है? देखिए, पहला आपको क्या करना है, इंश्योर सेफ्टी। आपको अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और उसके साथ में जो पैनिक अटैक से सफर कर रहा है उसको भी सुरक्षित रखना है। लेसन एक्टिवली, उसे आप प्रॉपर सुनिए। ऑफर फिजिकल कंफर्ट, उसको आरामदायक स्थिति में ले जाएं। धूप में है तो छाया में ले जाएं, गर्मी में है तो ठंडक में ले जाएं, ठंडक में है तो गर्मी में ले जाएं, पानी के अंदर अगर है तो बाहर निकालें। अवॉइड पुशिंग फॉर डिटेल्स, आप बार बार किसी खास बात पर उसे प्रेशर न दें जो वो नहीं चाहता है उसके लिए। इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प, उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ऐसा आप उसे कहें। इनकरेज करें बट उसको फोर्स ना करें कि नहीं उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। नेक्स्ट में फॉर ट्रोमेटिक इवेंट्स में वही आगे अगले पॉइंट्स हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ऑफर इंफॉर्मेशन ऑन लोकल क्राइसिस हॉटलाइंस। लोकल नंबर्स अगर आपको पता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो उन्हें आप बताएं। इससे पहले आपको मालूम है पागल खाना ही आगरा हुआ करता था, तो अक्सर लोग कहते थे इसे आगरा भर्ती करवाया हो, इसका मतलब है ये पागल हो गया। अब पागल खाना हो गया बरेली। तो थोड़ी सी बात हुई और इस तरीके के कमेंट्स हुआ करते थे, है ना। तो मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ शॉक्स, शॉक्स के जो सिंबल सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले बताए थे उनको ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट देयर विशेस, और उनकी जो भी इच्छाएं हैं जैसा वो कह रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है और इन्हें ट्रिगर्स को करना है। अब पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा, ऐसे लोग जिनको ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशंस में आ चुके हैं, ऐसी गंभीर अवस्थाओं से गुजर चुके हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं और वो किस लिए खड़े होते हैं और इनके मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसको शुरू करता हूँ। स्मोकिंग, अगर वो बीड़ी तंबाकू सिगरेट वगैरह लेते हैं, जॉब की उनकी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन से गुजरे हैं, मिसिंग वर्ड्स, कोई काम नहीं है, यूज एंटी डिप्रेसेंट्स, इंजेक्ट ड्रग्स, या डेवलप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज एसटीडी या एल्कोहलिज्म, तो हु हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा। अगर किसी ने इस तरीके की स्थितियों में रहे हैं तो उन्हें ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है ना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स इन विच साइकोसिस में ऑकर। अब साइकोसिस क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेना चाहिए। साइकोसिस वर्ड कई बार आगे आएगा तो इसे आप समझ लीजिए। Characters arise by disconnection from reality, which can manifest in various ways, such as hallucinations, perceiving things that are not there, and delusions, holding false beliefs. साइकोसिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी जगहों के लिए घर कर बैठे होते हैं जो होता ही नहीं है, या हम कुछ ऐसा विश्वास हमें हो जाता है जो गलत है, जो ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कुछ बच्चे अपनी परछाया से डरने लगते हैं, जब वो चलते हैं तो उनकी जो शैडो बनती है ना उससे डरने लगते हैं। ऐसी स्थितियां, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग हैं वो मकड़ी के ख्याल से ही डरने लगती हैं, लड़कियां बहुत छिपकली के ख्याल से बहुत डरने लगती हैं, और छिपकली न कभी काटती है और न काटने का कोई कारण बनता है, लेकिन उससे उन्हें दिक्कतें होने लगती हैं। और कई लोग होते हैं उन्हें किसी खास विशेष स्थिति या चीज का ध्यान आने पे ही वॉमिटिंग होने लगती है और दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये अवधारणाएं मानसिक अवधारणाएं जो वास्तव में नहीं है, फॉल्स इल्यूजन्स हैं, उन्हें हमने बना रखा है अपने दिमाग में। अब क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स
जिनको साइकोसिस जो है ना, साइकोसिस कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम साइकोसिस के तहत डिफाइन कर सकते हैं। उनमें से एक सीजोफ्रेनिया है। सीजोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें हेलुसिनेशन होता है, मतलब आदमी कुछ ऐसी सोच बना बैठा होता है जैसे उसका बिजनेस बर्बाद हो गया तो अब बिजनेस दोबारा वो खड़ा कर ही नहीं सकता। पूरी मानसिक स्थिति वो छोड़ चुका है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसका बच्चा एक्सपायर हो गया तो अब उसके लिए दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। डिइल्यूजन क्या होता है? किसी ऐसी चीज जिसको आप जो है ही नहीं फिर भी उसको आप मान बैठे हैं। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, आपकी थिंकिंग ऑर्गेनाइज नहीं है और सामाजिक रूप से आपने अपने आप को विड्रॉल कर लिया। आप भी मान चुके हैं दुनिया बेकार है, इससे संबंध रखने का कोई मतलब नहीं है और आप अपने रूम अपने तक हो गए हैं, मीन्स लिमिटेड। सीजो affective disorder. This disorder combines features of schizophrenia. अब सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? सीजोफ्रेनिया तो आप जान गए। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में सीजोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर, ये दो चीजें मिल जाती हैं, तब बनता है, इसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर भी या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सीजोफ्रेनिया के साथ साथ मूड डिस्टरबेंस भी होती है। ये क्या होता है आगे आएगा, आप देखेंगे तो। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, हेलुसिनेशंस। उसे कुछ विचित्र चीजें दिखाई देने लगती हैं, किसी को भूत दिखाई देने लगता है, किसी को कुछ दिखाई देने लगता है, किसी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, उनके कानों में विचित्र आवाजें आ रही हैं, किसी को ये लगने लगता है टच होने पे कि उन्हें विचित्र लगने लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें ये लगने लगता है हमारा हाथ बहुत गंदे हैं, बार बार हाथ धोने जाते हैं। या कुछ लोग बार बार कहीं खुजलाते हैं सिर में, वो करते हैं, या उनका टेस्ट कुछ डिफर हो जाता है। और डिल्यूशंस क्या है? सर सर वो यस। तो ओसीडी के अंदर आ जाता है ना, बार बार हाथ धोने वाले, मतलब वो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। हाँ, ये सारी चीजें साइकोसिस के अंतर्गत आती हैं, है ना। कई चीजें जैसे हमें बार बार, अभी हमने हाथ धोए 5 मिनट, फिर हमें लग रहा है कि हमें हाथ धोने की जरूरत है। या कोई कोई कई लोग ऐसे हैं बार बार टॉयलेट जाते हैं, उन्हें लगता है टॉयलेट आई लेकिन आई नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। डिसऑर्डर्ड थॉट्स में रैपिड स्पीच, बहुत तेजी से बोलने लगते हैं, या वो बोलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, या लॉस ऑफ ट्रेन ऑफ थॉट्स, उनके जो विचार हैं वो उनमें विचारों में ही इतने ज्यादा गुमसुम रहने लगते हैं कि दुनियादारी से उनका संबंध हट जाता है। नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आदमी का एकदम व्यवहार बदल जाता है, एकदम से उसके व्यवहार में चेंज आप देख सकते हैं। और इसका जो कारण है उसमें डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, ग्रैंडियोसिटी और ये सब चीजें मिलके बाइपोलर की तरफ उसे ले जाती हैं। नेक्स्ट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। अब इसमें क्या होता है कि इससे प्रभावित जो लोग होते हैं वो हेलुसिनेशन या डिसइल्यूजन, और आम तौर पर वो अपने आप को दोषी मान बैठे होते हैं, और या वो किसी भी तरीके से अपने आप को किसी काम विशेष के लिए सक्षम नहीं पाते। जैसे हमने ये मान लिया कि हम कोई लॉन्ग जंप में 5 फीट से ज्यादा की जंप लगा ही नहीं सकते। तो हम लगा नहीं सकते ये बात तो अलग है, हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे, फिर हम मान ही बैठे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें बहुत ही ज्यादा गहराई की स्थिति में वो चले जाते हैं और उनका कुछ इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है कि वो अपने पूर्व की एक्टिविटीज में ही खोए रहते हैं, करंट को वो देखते नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करते। इस तरीके के लोग पीटीएसडी के डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस, ऐसी साइकोटिक पोजीशन जिसमें किसी विशेष सब्सटेंस को लेने के कारण पैदा होती है, जैसे भांग खाना,
अल्कोहल लेना, शराब लेना, या मैरिजुआना वगैरह है, या ये ओपियम्स हैं, या हेरोइंस वगैरह हैं, इस तरीके की चीजें लेना, है ना। और ये इनका इलाज भी हो जाता है, उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर इन विच, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर लास्ट स्लाइड से मेरे को 3 क्वेश्चंस हैं सर, कैन यू पुट द लास्ट स्लाइड? यस, सर पहला है बाइपोलर डिसऑर्डर, आपने बताया कि एकदम से व्यवहार चेंज हो जाता है, तो सर ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम दौरे से पड़ते हैं, है ना। अभी आदमी बैठा था और एकदम ही वो हिलने डुलने लगा, चक्कर आने लगे, और वो एक्टिविटीज करने लगा, हाथ पैर फड़फड़ाने लगा और गिर पड़ा, वो उल्टा हो गया, इस तरीके से, है ना। सर इसमें मतलब पर्सनालिटी चेंज नहीं होती? पर्सनालिटी चेंज भी होती है। आपने गजनी पिक्चर देखी है? जी सर। उसको हम एक बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। ओके सर। सर सेकंड आपने बताया कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर्स विद साइकोटिक फीचर्स। हाँ। सर इसमें आपने हमें बताया था कि इसके अंदर जैसे आपका कोई भी पास्ट रहा है हम्म, और उसके रिलेटेड है कि आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, उसी पे अटके हुए हैं कि बिल्कुल। ये नहीं कर पाऊंगा तो ये होएगा ही नहीं, और उससे किसी भी तरीके से उभर नहीं पा रहे हैं सर। इससे बाहर निकलने के कोई तरीके? सर मैं भी एक समय पे थी शायद इससे स्टेप। देखिए, तरीका मैंने एक अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया था, कि एक जी हाथी सर। जो कीचड़ में फंस गया था, उसको निकालने के सारे प्रयास फेल हो गए थे, और लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने युद्ध वाली धुनिया बजाई, वो हाथी अपने आप उठ के खड़ा हो गया। एक कहानी मैंने और आपको सुनाई थी कि राजा था, छोटी सी सेना थी, एक बड़ी सेना ने उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था, और राजा ने क्या किया था, याद है और आपको? सर जी सर। सर उसके पास वो कॉइन था जिसपे दोनों तरफ लड़ना ही दोनों लिखा था। तरफ ही और हेट था, हाँ। उसमें ट्रेल था ही नहीं। तो जी सर। अब आपको ये देखना है कि लाइफ में इतना बड़ा चेंज आप कैसे ला सकते हैं। एक और मैंने आपको बताया था कि एक पागल जो चेक दे गया था, ब्लाइंड, जी सर। और चेक वास्तव वो में वो अगर जाता तो वो कैश उसमें कुछ होता ही नहीं, है ना। जी सर। तो इस तरीके से हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स विद साइकोटिक फीचर्स, एक तो डिप्रेसिव मेजर है, मेजर डिप्रेशन है, और उसके साथ में उसे साइकोटिक फीचर भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। इसमें उसको मिर्गी दौड़े तो पड़ ही रहे हैं, वो तो डिप्रेशन की वजह से पड़ रहे हैं, और जी उसके सर। साथ में हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन भी जुड़ गया है, तो ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है ना। तो सर इसके लिए वेज ढूंढे जाएं, मतलब जो आपको इग्नाइट करें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पिक्चरें देखी होंगी, उनमें दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी कंडीशन को अगर हम रिपीट करें, उसी इंस्टेंस को दोबारा से क्रिएट करें, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती जी सर। है ना। तो ये जी मेजर सर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड साइकोटिक प्रॉब्लम्स इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। वही हमने कंडीशन क्रिएट कर दी, वही ट्रक आ रहा है, वही स्थिति है, उसका बच्चा उसके ट्रक के सामने आ रहा है, और वो वहां पे खड़ी है, और वो एकदम फ्लैशबैक में गई और उसकी याददाश्त वापस आ गई, है ना। जी। जी सर। और सर थर्ड क्वेश्चन है जो इसी का ही एक सब पार्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सर हाँ इसके अंदर आपने बताया कि अगर हमारी कोई बाउंड्री सेट होगी, मतलब अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो गया, तो वो समझेगा कि मैं इसमें फेल हो गया हूँ, मैं पास ही नहीं हो सकता, हाँ भले ही उसका बैकग्राउंड उसी में बहुत अच्छा रहा हो। हाँ, सर बिल्कुल। ये भी मेरे साथ हो चुका है, तो सर इसके लिए मैंने काफी सारी कोशिश की, एंड आई एम स्टिल डूइंग विद दैट। तो सर और कुछ इसके साथ किया जा सकता है? देखिए, इस मैटर में मैं आपको बताऊंगा कि यू कैन बी द बेस्ट इंस्पिरेटर टू योर सेल्फ। यू कैन बी, आपसे बेहतर अपने आप को इंस्पिरेशन देने वाला कोई हो नहीं सकता।
और मैं ये चाहूँगा, इफ़ यू विश, हम मिल सकते हैं आपसे, मिलके आपकी प्रॉब्लम्स पे आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और मेरी लाइफ भी बहुत ही अप एंड डाउन्स वाली रही है, मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसमें शायद कुछ कंडीशंस को मैं समझ के आपको हेल्प कर सकूं। ओके, ओके। जी सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर, यही थे बस। ओके, सो वी विल प्रोसीड। देखिए, मैं यस। फिर आपको एक बार बताऊं कि आप लाइफ में अगर ऐसी किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आप ऐसी स्टोरीज और ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो आपसे भी बहुत ज्यादा भयंकर कंडीशंस में थे, और उन्होंने उन इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल किया है। जिसके दोनों पैर नहीं हैं, वो फुटबॉल में कैप्टन है और उसकी टीम जीतती है। आप उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों पैर नहीं है और दोनों आर्टिफिशियल लिम्स लगे हुए हैं, और वो बेस्ट फुटबॉलर है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अगर ऐसा हो सकता है तो मेरी तो कंडीशन कतई ज्यादा इतनी खराब नहीं है। आपको लगता है, आप एक बार सोचने लगेंगे कि हाँ, अगर ऐसा कोई कर सकता तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। जी सर, मैंने पढ़ना शुरू किया था सर। हाँ, ऐसे एक बुक है, यू कांट हर्ट मी, वो पढ़ी है मैंने सर। विंग्स ऑफ फायर मैंने 3 बार पढ़ ली, बहुत अच्छी है वो। बहुत अच्छा है। मैं कुछ बुक्स आपको और रिकमेंड कर पाऊंगा जिन्हें आप पढ़िए, और जी सर। आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और एक चलिए, इस टॉपिक पे मैं अलग से बात करूंगा, नहीं तो ये प्रोग्राम भी लंबा हो जाता है थोड़ा सा, और इसको हम कवर करते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स इन विच साइकोसिस में अकर। क्या वो परिस्थितियां होती हैं जिनमें साइकोसिस की घटना घटित होती है? A severe psychological syndrome marked by an impaired perception of reality, characterized by hallucinations and delusions. देखिए, एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम, एक शब्द आप लोगों ने शायद सुना हो कि नहीं सुना हो, मेरे को पता नहीं है, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। एक डॉक्टर्स बहुत शब्द यूज करते हैं, PSYCHO, SOMATIC, साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स, और साइकोसोमेटिक डिजीजेस। ये जानते हैं आप क्या होते हैं? मालूम है? नो सर। नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। आपको क्या है, बीमारी है मन में, और उसके प्रभाव पड़ रहे हैं आपके शरीर पे। जैसे मेंटली आप डिप्रेस हुए और आपके हाथ में ऐंठन स्टार्ट हो गई, या पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, या बैक में दर्द महसूस होने लगा, या हेडेक हो गया, या कोई ऐसा हुआ। कुछ लोग जो ज्यादा आपने फील किया होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, जिस दिन आप टेंशन में ज्यादा होंगे उस दिन आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, एपिटाइट। ऐसा फील किया आप लोगों ने? बिल्कुल सर। और कितना भी आप खा लो, पेट भरा हुआ नहीं लगेगा, और आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा बनी रहेगी। ये आपके एनेक्साइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा खाना ना खाएं, एक साथ थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़े थोड़े टाइम बाद खा लें, बेहतर है। एक साथ ना खाएं, एक साथ अगर आपने बहुत खाया तो वो आपको पचेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी जो पावर है ना, हीलिंग पावर, वो आपके डिप्रेशन से फाइट करने में लगी हुई है, आपकी टेंशन को फाइट करने में लगी हुई है। इधर आपने उसे ज्यादा खाना दे दिया पचाने के लिए, वो खाना पचा नहीं पाएगी और आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना? हेलो? हाँ। तो देखिए, डी इल्यूशन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हम कुछ ऐसी धारणाएं बना चुके होते हैं जो वास्तव में होती नहीं है, और हम ऐसी सोच बना चुके होते हैं जो होता नहीं है।
आपको ये लगता है कि आप एग्जाम देने जाएंगे, आप 100% फेल होंगे, और आप ऐसी अवधारणा आपके दिमाग में कर चुकी है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, और आपको क्या होना है कि आप फेल ही होंगे, निश्चित फेल होंगे, इसलिए आप एग्जाम देने की इच्छा ही नहीं रख रहे हैं, आप एग्जाम ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की अगर कोई भी चीजें हैं तो ये डिसइल्यूशन डिसऑर्डर्स में आती हैं। नेक्स्ट है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसको कंडीशंस लाइक अल्जाइमर अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, और एक ये डिमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है ना, और इसमें पर्सन्स कॉग्निटिव फंक्शंस डिटेरियोरेट। इसका मतलब क्या है, हमारी जो क्षमताएं हैं कॉग्निटिव, फील, टच और टेस्ट और इस तरीके की जो क्षमताएं हैं वो एकदम तरीके से डिटोरिएट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और नर्वस सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देता है, तो हमारे शरीर का मूवमेंट और सब तरीके से हमें दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। ये न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहलाता है। मेडिकल कंडीशंस, कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं, हमें ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साइकोसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कौन सी बीमारी ऑटो इम्यून में आती है, जो एक आपने पढ़ी है, एक बीमारी आपने पढ़ी है ना, अ, आपने पढ़ा है कि शुगर दो तरीके की होती है। यस सर, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। यस, टाइप 1 जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है ना। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसमें while not typical, individual with certain personality disorders like borderline personality disorders may experience transient episodes of psychosis during time of extreme stress. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बेस्ट एग्जांपल आप देख चुके हैं गजनी का, है ना। नाउ स्लाइड्स काफी है, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा। सर क्राइसिस, सर सर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में आपने अभी बताया कि उसमें अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है सर, एक टाइप से पैरालिसिस हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म पैरालिसिस। शॉर्ट टर्म पैरालिसिस क्या है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और सर मतलब कोई बेहोश होके गिर गया और बिल्कुल पैरालाइज कंडीशन में है, हाँ, वो पैरालाइज, आपको देख सकता है और सुन सकता है बट कुछ फील नहीं कर सकता। कुछ 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 नहीं कर पाएगा, उसका बॉडी मूवमेंट ही नहीं होगा, है ना। मतलब कॉग्निटिव जो शब्द यूज होता है वो हमारे सेंस करने की और जो इंटरनल पावर्स हैं उनको, अ, उनके द्वारा जो कुछ हम कंट्रोल करने सीखते, की। समझते और जानते हैं, देखते हैं, वो चीजें ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना। जी सर। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर एक्यूट साइकोसिस। ये दो शब्द अच्छी तरह ध्यान रखना, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। क्रोनिक क्या होता है, मालूम है किसी को? क्रोनिक होता है बहुत पुराना, जैसे मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो गई, 20-25 साल से दिक्कत है, तो वो क्रोनिक है, बहुत पुरानी, जिसका इलाज भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक्यूट जो अभी हुआ है, अभी अगर आपको डिप्रेशन, एनेक्जाइटी या साइकोसिस के कोई भी लक्षण आए हैं तो उनका जल्दी, तत्काल उनका निवारण भी किया जा सकता है, और जितना ये पुराना होता जाएगा उतनी ही दिक्कत होती चली जाएगी, है ना। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी ना, पिल्ले और कुत्ते वाली। जी सर, वो अपने आप को इंसान अपने आप को कुत्ता समझता था। अगर उसे पिल्ले के टाइम में उसका कुछ ट्रीटमेंट हो गया होता तो वो कुत्ता नहीं बन पाता, और अब जब वो कुत्ता बन ही गया है तो अब उसका ट्रीटमेंट शायद दुनिया में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे अगर कोई भी बातें आती हैं जहाँ हेलुसिनेशंस की बात हो, डिल्यूशंस की हो, या साइकोटिक सिम्टम्स की हो, तो ऐसे में जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट,
and further if you want to do anything then that will deteriorate the condition of the concerned person, है ना। नेक्स्ट इज, इसमें अब आपको क्या करना है अगर कोई एक्यूट साइकोसिस आती है, जैसे कभी किसी को पहले दौरे पड़े थे, अभी पड़े हैं, तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करें। इसमें देखिए बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। ऐसे में इंश्योर सेफ्टी अपनी सबसे पहले और पेशेंट की भी। स्टे काम, आप शांत रहें। ऐसा ना हो कि आपके घर में किसी को मिर्गी आई और उसकी एक्टिविटीज देख के, उसके मुंह में से झाग निकलता देख के आप और बुरी तरीके से करने लगे, और उसे तो मिर्गी आई थी और आप खुद बेहोश हो गए। ऐसा ना हो, ठीक है। क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट। अगर दिक्कत हो, मिर्गी वाले के लिए क्या सबसे प्राइमरी फर्स्ट एड और इंस्ट्रक्शन होती है, मालूम मालूम है? यस सर, रिमूव ऑल द मतलब जितने भी आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। और सबसे पहले अगर वो बेहोश हो जाए तो उसका जो मतलब एक सेफ फ्लैट सरफेस पे लेटा दिया जाए। फिर उसके बाद उसके झाग निकाल दिया जाए, और जब तक उसको होश ना आ जाए तब तक उसको हिलाया डुलाया ना जाए। इन सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिर्गी के जो मरीज होता है उसको जैसे ही दौरे पड़ते हैं वैसे ही उसके दांत बहुत बुरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और अगर उसकी जीभ कहीं जी निकली रह सर। गई बाहर तो कटी जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना कि उसका मुंह जो है उसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट फंसा दो कि वो दांत आपस में रगड़े ना और जीभ भी कहीं उसके बीच में ना आ जाए। इस पे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत होती है, अ, ठीक है। सर मतलब फसाई मुंह में ही फंसा देंगे? हाँ, मुंह में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो, मान लो कुछ चौकोर कोई चीज है, या आमतौर पे अक्सर जहाँ इस तरह के फिट्स पड़ते रहते हैं तो कुछ लोग लकड़ी के गुटके बनवा के रख लेते हैं कि थोड़ा सा भी उन्हें महसूस हुआ सर सबसे पहले उन्होंने मुंह को किया, इस तरीके का भी नहीं हो कि अंदर चला जाए वो। सर मिर्गी जिसे इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी। मेरी मम्मी की, जी सर, मम्मी की डेथ के बाद कुछ समय के लिए मुझे हो गई थी। अच्छा, मुझे थी सर। तो इसमें होता क्या है? उसके बाद हम्म, इसमें होता तो क्या है, देखिए अपनी बॉडी से नियंत्रण अपना खत्म हो जाता है कुछ देरी के लिए, और उसमें झाग निकलने लगता है मुंह से, और हाथ पैर इठने लगते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सीवियर स्थिति खड़ी होने लगती है। तो यहाँ पे कई बार ये होता है लोगों की जीभ कट जाती है, इसे हमें ध्यान रखना है। मेरी बहुत बार कटी है, बहुत बार। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको खुद को भी अगर लगता है तो आप अपने पास हमेशा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखिए, आपको खुद को महसूस हो तो आप दांतों में दबा लीजिए उससे पहले ही। नहीं सर, अब तो मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। मतलब 3.5 साल हो गए उसका कोर्स चल रहे हैं, बिल्कुल। So now I will and everyone who is here will means praise to God that you recover from all type of your illnesses and you lead a better life. भगवान करे ऐसा ही हो, और ऐसा ही होगा। नेक्स्ट इज लिमिट स्टिमुलेशंस। कोई भी ऐसी चीजें, चाहे वो शोर हो या तेज लाइटें हों या किसी भी तरीके के ऐसा एनवायरनमेंट जिससे इसमें स्थिति में खराबी आती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस कैन हेल्प द पर्सन फील लेस ओवरवेल्म। एंगेज जेंटली। आप जिस भी किसी बंदे को अगर हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, दैट शुड बी जेंटल। नेक्स्ट इज क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर एक्यूट। इसका अगला पॉइंट है कि डू नॉट आर्ग्यू। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी न करें, उसकी बात को सुने, उसके साथ आप सौहार्द रखें, उसको कुछ किसी भी तरीके से गलत न ठहराएं, कोई जजमेंट न दें।
एक सेफ डिस्टेंस रखें, कॉन्टैक्ट ए ट्रस्टेड पर्सन, और मेंटल इलनेस की पोजीशन में आप जो भी आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर्स हो या जो भी प्रोफेशनल्स हो, उन पे विश्वास रखें। अवॉइड फिजिकल रेस्टोरेंट्स, किसी भी तरीके से फिजिकली अगर किसी के साथ आपको, जैसे किसी को मान लो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पर्याप्त दूरी बनाए रखें जिससे आपको खुद को कोई दिक्कत ना हो। ऑफर मेडिकेशन, स्टे विद देम, कॉल फॉर प्रोफेशनल्स, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मैंने बताया था, अगर कोई गलत चीजें खाने पीने लगता है, आइदर इट इज टोबैको, एल्कोहल और व्हाट एवर इज दैट, तो इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पेयर्ड कंट्रोल। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वो अपने ऊपर अपने जो इमोशंस हैं या अपनी जो पावर है उस सबको खोने लगता है, और धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाता है कि वो उसका इतना बड़ा आदी हो जाता है कि अगर उसे शराब पीनी है, शराब नहीं मिलेगी तो वो पूरी तरीके से पागल जैसा होने लगेगा। सोशल एम्पियरमेंट होने लगती है, वो किसी भी तरीके से अपने काम में या स्कूल में या घर में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता और सामाजिक रूप से अलग हो जाता है। और रिस्की यूज, इसमें क्या होता है कि इनको लगातार लेने से उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स और तमाम प्रॉब्लम्स उसको खड़ी होने लगती हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस डिसऑर्डर्स में फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। कई क्या होता है कि कुछ दवाइयों के इफेक्ट से भी ये होता है, और कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनके द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि किसकी वजह से। कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं। और क्रेविंग है, क्रेविंग एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप अपनी हद से ज्यादा गुजरने लगते हैं। जैसे किसी चीज को आपको प्राप्त करना है तो करना ही है, उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, आपको करना ही है ना। नेक्स्ट है निग्लेक्टिंग अदर एक्टिविटीज, आप अपने एक चीज को प्राप्त करने के लिए बाकी सारी एक्टिविटीज को आप बंद कर देते हैं। अनसक्सेसफुल क्विट अटेम्प्ट, शराब छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास करे लेकिन आप उन्हें कभी छोड़ नहीं पाए। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एस्केलेशन। एस्केलेशन में क्या होता है, ऐसा बंदा हर चीज से दूरी बनाने लगता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ एंड गोल्स, आप उसको अपने जीवन में और अपनी उपलब्धियां या जो उद्देश्य बनाए थे उनमें भी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। नेक्स्ट है अगर ओवरडोज हो गई है किसी चीज की, इट मे बी मेडिकल ओवरडोज या कोई भी चीज खाने से ओवरडोज हो गया है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। ये कॉल कॉल 911 है ना, जो ये इंडिया का नंबर नहीं है। इंडिया का नंबर कितना है? 108112। यस, वो है। तो ये स्लाइड्स थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह से मैटर लिया गया है, तो वहां से बनी हुई है। तो इमरजेंसी सर्विसेज पे कांटेक्ट करें। चेक वाइटल साइंस साइन, उसमें आपको देखना है क्या उसको सांस आ रही है, पल्स चल रही है, अनकॉन्शियस तो नहीं है। अगर अनकॉन्शियस होने जा रहा है तो सीपीआर उसे दें। एडमिनिस्टर नेलोक्सोन, ये एक ड्रग है
इसको अपने घर पे रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो आप इसको दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, फॉर ओवरडोज, डू नॉट लीव देम सर अलोन। उस हाँ, सर उस ड्रग से होता क्या है? इसमें जो ओवर ये एक तो देखिए आप लिखा आगे, इफ द ओवरडोज इज ऑपोइड रिलेटेड। ऑपोइड रिलेटेड क्या होता है? ओपियम किसे बोलते हैं? ओपियम, ओपियम सभी लोग जानते जी हैं ना। सर, शायद हीरोइन और प्रिस्क्रिप्शन पेनकिलर्स। उसको जी क्या सर। नाम है, भांग को ही बोलते हैं ना। तो किसे सर? ये मैरिजुआना वगैरह जो बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये ओवरडोज हो गए हैं तो उसके लिए ये जो नैरकैन है, नार्केन, नैलोक्सोन करके साल्ट होता है इसका, इसको पेन किलर्स के रूप में यूज किया जाता है। अगर किसी को बहुत ही हैवी फिट्स पड़ते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पेन किलर्स के रूप में यूज किया जाता है, खास करके जब वो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाता है तब। तो ओवरडोज भी हो जाता है अगर इसको, तो भी ये रिवर्स कर लेता है नैलोक्सोन। Overdose. Do not leave alone. Provide comfort for withdrawal. Assess the situation. Seek medical evaluation. Provide emotional support. ये चीजें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्राइसिस फॉर फर्स्ट एड ऑफ ओवरडोज एंड विड्रॉल में स्टे हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड, पानी की कमी ना हो, कीप वार्म, अवॉइड स्टिमुलेशन, encourage रेस्ट, मॉनिटर फॉर सीवियर सिम्टम्स। काफी सारे सिम्टम्स हैं, उन पे आप ध्यान रखें उसके। और इन सिम्टम्स में क्या है, तो सीजर है, हेल्यूसिनेशन है, डिलीरियम है। वही 3-4 चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है यूजिंग मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। ये रिकॉग्नाइज द साइन, अप्रोच द एम्पैथी, स्टार्ट कन्वर्सेशन, लिसन एक्टिवली, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। यूज मेंटल हेल्थ फर्स्ट, तो ये सारे आप देख चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं। Offer reassurance, assess for safety, encourage professional help, provide information, respect their decisions, follow up, self care और maintain confidentiality। इनमें किसी में कुछ नया नहीं है। अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। यहीं पे आज का प्रेजेंटेशन हमारा खत्म होता है। सर एक बात, अगर मतलब अ, सब राजी हो तो मुझे एक बात बतानी है। बिल्कुल, आप पूछिए। सर हमने अपना पेपर दिया फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और जिस दिन हमने पेपर दिया उस दिन एक तरीके से अप्लाई कर लिया बहुत अच्छे से। हम्म, अ, अगर कोई सुनना चाहे तो मैं पूरा इंसिडेंट बता सकती हूँ कि कैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और हम लोग ने किया अप्लाई। इसको लोगों की क्या राय है? Yes, Prasanna, you just you can start and share your experience with other students also. What happened to जी you? सर। सर जैसे कि हम लोग ने अपना फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एग्जाम दिया था, तो उसी दिन हम लोग ने इसका एप्लीकेशन भी किया। हुआ क्या कि हम लोग का पेपर 5 बजे ओवर होना था। तो हम लोग पेपर डिस्कस करके और सारे आंसर्स वगैरह डिस्कस कर कर कॉलेज से 5:30 तक निकले। Hmm. 5:30 तक निकलते निकलते बीच में हमारे राजा मंडी का चौराहा पड़ता है। तो हाँ, हम उस राजा मंडी के चौराहा पे जब गुजरे, तो हुआ क्या कि एक आंटी रोड क्रॉस करने के लिए थी, वहां पे बैरिकेड्स भी लगे हुए थे। और एक दीदी थी जो एक्टिवा चला रही थी, जिनके पीछे एक लड़का भी बैठा हुआ था। वो हाँ, इतना स्पीड कर रही थी कि उन्होंने इसको नोट नहीं किया कि आंटी रोड क्रॉस कर रही है। हम्म, और उनका जो एक्टिवा का हैंडल है वो आंटी के मुंह पर लगा, जिससे वो नाक की तरफ लगा, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गई, घूम के गिरी। और उनके पैरों पे से भी एक्टिवा गुजर गई। गुड, अच्छा, और फिर उसके बाद उनकी एक्टिवा भी क्या है कि इम्बैलेंस होके वो गिर गई अच्छा, आगे। तो वो बोथ साइड एक्सीडेंट था। फिर हम्म, सब लोग ऐसे देख रहे थे, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, शॉक में पड़े हुए थे। मैंने अपने फ्रेंड को अपना फोन दिया और मैं भागी कि आज हमने फर्स्ट एड सीखा है, फर्स्ट एड का पेपर दिया है, तो हम्म, वी शुड अप्लाई इट। हम्म, एक दीदी और आई,
तो हम लोग ने पहले आंटी को टर्न किया। आंटी की आंखें खुली हुई थी, आंटी की आंखें चल रही थी, बट उनकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। उनकी चूड़ियां वगैरह सब टूट चुकी थी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। ठीक है। उठाकर और फिर ट्रैफिक जाम भी हो रहा था। तो जैसे कि सर ने हमें बताया था, फर्स्ट स्टेप है कि उसे एक सेफ जगह पे ले जाया जाए। जैसे कि अच्छा। आंटी उठ नहीं पा रही थी, तो हम लोग ने फायरमैन्स मेथड से उन्हें उठाया। मैंने आंटी के दोनों पैर पकड़े, दो हाँ हाँ। भैया ने उनके हाथ पकड़े, और हम्म, हमने उस मेथड से उनको फुटपाथ पे लेके आए, बिल्कुल साइड ठीक। एरिया पे। ओके। दीदी ने उनको राइट हैंड साइड टिल्ट करके जो उनके मुंह में खून बसा हुआ था हम्म। उसको सब निकाल दिया, क्योंकि खून क्लॉट कर जाता है। हाँ। और खून निकलने के बाद भी उनकी आंखें चल रही थी, बट वो एकदम पैनिक अटैक पड़ गया शायद उन्हें। अच्छा। उनके चेहरे पर भी घूमड़ा आया हुआ था, उनके इधर भी लगी हुई थी, आई साइड पर भी। तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी निकालकर उनके मुंह पर डाला, उन्हें पसीना आ रहा था। दीदी ने हम्म, पूरा का पूरा उनका चेहरा वाइप किया, सब ठीक कुछ है। किया हम लोग। फिर लोग वह क्राउड करने पे लगे हुए थे। मैंने लोगों को चिल्ला चिल्ला के हटाया, प्लीज आप लोग क्राउड मत कीजिए, एयरवेज क्लीन कीजिए। जो सर ने हमें बताया था एबीसी रूल, मैंने उसी रूल के तहत उन सबको हटाया। वेरी गुड। और किसी को भी चिल्लाने पर और कुछ भी बोलने पर बंद कर दिया। तब तक दीदी ने एक ऑटो को बुला लिया था। हम्म। आंटी खड़े होने के स्टेट में तो आ गई थी, बट हम्म, उनके पैरों में बहुत सीवियरली इंजर्ड थी, कह सकते हैं कि एंकल्स टूट गई थी। और उस समय तक जब आंटी होश में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर ऑटो आ गया था, हम्म। तो वो दीदी ने और मैं और भैया ने, मैंने आंटी के पैर उठाए और दीदी ने उनको हाथ से पकड़कर ऑटो में बिठाया। और फिर उसके बाद इस पीरियड में वहां पे काफी लोग इकट्ठे हो गए होंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, बहुत कम लोग थे, केवल एक भैया थी, दो दीदियां थी और मैं लगी हुई थी। अच्छा। सब लोग केवल आपके साथ में आपके क्लासमेट्स थी वो लोग, जो साथ में थी वो। जी सर थी, बट क्या है कि जैसे कि आपने बताया कि जिस इंसान को डर लगता हो या फिर इस चीज से शौक हो, वो दोनों खुद शौक में थी। अच्छा अच्छा। इसलिए ठीक। उन्होंने कभी खून वगैरह नहीं देखा था, तो हाँ इसलिए। हाँ। बट मैं इस शौक अ, आपने बताया था जो इंसान शौक झेल सके वही जाए। तो बिल्कुल। मैंने शौक, मैं झेल गई थी, तो फिर मैं जाके उनको पिकअप किया, और ये सब करके हम चारों लोगों ने उन्हें ऑटो में बिठाया। दो दीदियां थी जो हाँ हमसे भी सीनियर थी, और हाँ एक भैया उनको ऑटो में बिठाकर पास में ही एसएन में लेके गए। हाँ। हम लोग जाना चाहते थे, पर उधर जगह केवल चार की थी। ये पूरा सीन था जो हुआ। आपका मतलब ये डेफिनेटली बहुत ही अप्रिशिएटिंग आपका इंस्टेंस था, और भगवान न करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोगों को ही होना चाहिए आगे। और definitely you are means a part of appreciation, and everyone must have appreciate the efforts of Prasansa. Whatever you did, that was really excellent and encouraging to all. ऐसी पोजीशंस पे हमें डेफिनेटली जो भी हो सके वो हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप खुद डर रहे हैं, और दूसरा आपको एक चीज और है, अगर आप बहुत घबराए हुए डरे हुए हैं तो आप पेशेंट के सामने खुद न जाएं। ये भी जरूरी है, क्योंकि वो देख के आपको और ज्यादा डर जाएगा कि उसे शायद बहुत ज्यादा चोट आई है। और ऐसी जी पोजीशन सर। में जब किसी का पैर भी टूटता है तो उसको दर्द नहीं महसूस होता है, उसको दर्द बाद में महसूस होता है। उस समय तो एक जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एकदम नमनेस में चला जाता है, पता ही नहीं लगता है कुछ भी। तो इट वाज रियली ग्रेट एंड अप्रिशिएटिंग एफर्ट यू डिड, प्रशंसा। एंड एज पर योर नेम, यू डिड द थिंग सेम दैट नीडेड टू बी डन, है ना? थैंक यू सर, So थैंक यू सो really, मच सर। really that was appreciating. And I must say to all of the students that if they are getting anything in these classes, then they must apply whenever it is required. Otherwise, all your studies are useless. आपको पता है सीपीआर कैसे दें, आपको पता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करें एक्सीडेंट की पोजीशन में, आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, भीड़ भाड़ को भी दूर करना है, और एबीसी का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों का डेफिनेटली जहाँ भी ज़रूरत पड़े उनका यूज़ किया जाना चाहिए। एंड यू डिड रियली ए कमेंडेबल जॉब। सो ऑल द बेस्ट टू यू प्रशंसा, एंड होप you will keep it continue.
And I think if all the students, how many participants are right now available? All these participants at least do one thing. If I am going to say something to you, to all the participants who are right now available. These are Ambika, Adiva, Ananya, Ankita, Anushka, Bharti, Yunus, Kajal, Krishna, Mohini, Monu, Neha, Nisa, Palvi, Prasanna, Prasansa itself, Raki Paryar, Ramesh, Sadia, Sanskar, Sivani, Sumit, Su. And all those who are right now available in this meet, I will request you all that such efforts must be appreciated. है ना? So when we will meet, we would like to at least recognize the efforts of Prasansa and can at least honor her by giving a bouquet. Am I right? So that's too much, sir. No, that's not too much. Good efforts must always be appreciated. And appreciation in itself is a reward and recognition, not only the person who is concerned. This is also a message to all those who could not dare to come forward. They will think that appreciations are praised everywhere. So, all of you ready for this one? I want to get the response Yes, from sir. all of you. Everyone is ready? तो क्या कल हम लोग आपके सेंट जॉन्स कॉलेज में ही मिल सकते हैं? जी सर। सभी लोग रेडी? सर की यस, छुट्टी है कॉलेज की। कल कॉलेज की छुट्टी है। चलिए, परसों तो होगा ना? यस सर, एग्जाम है हमारा। परसों आपका एग्जाम है, किस टाइम है? सर कल तो हमारा भी एग्जाम है। टाइमिंग क्या है? 3 से 5 सर। 3 से 5। तो क्या हम लोग 2:30 के करीब मिल सकते हैं? यस सर। Okay, then I will be there in Agra day after tomorrow because a program is going to be held in Jubilee Hall in University campus. और वो प्रोग्राम मॉर्निंग में है 11 बजे और मेरे को उम्मीद है 1-1.5-2 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. देन आई विल बी फ्री एंड आई विल बी अवेलेबल देयर अराउंड 2:30 in your college. And all the students at least who are present here, if they want to be a part of this meet, I will appreciate all of you. So Yes, sir. everyone I think will be delighted to meet to each other in person. So keep this spirit continue and always be kind to others so that whenever if you immerse in such situation, someone come forward to you to help, because जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, है ना? तो before winding this session, as usual time is over, but still are you waiting to listen a story? Yes, sir. Sure? यस सर। Everyone? Good. Manu, Pallavi, Yunus, you are really working very hard, and I am seeing that you are very much means devoted to your jobs, whatever given to you. You really working very hard, and I wish you all the best. And I hope that you will success whatever you will plan for. So my good wishes are with you, Yunus. Keep it continue. Tomorrow we will meet. आगरा कॉलेज में मैं आऊँगा कल लगभग 11 बजे के करीब मैं पहुँचूँगा, तो वहाँ पे हम लोग मिलेंगे कल, है ना? तो अभी मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, उसको ज़रा आपको अच्छा लगेगा सुनने में. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग. इसको क्या रिकॉर्डिंग में लिया जाए या नहीं लिया जाए?
ले लिया जाए सर। चलिए ले लेते हैं। तो स्टोरी में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी स्टोरीज में कैरेक्टर दो होंगे, और मैंने ज़्यादातर पढ़ा है किसको, और सुना है ओशो को, और भी बहुत लोगों ने पढ़ा है। तो ओशो ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो ओशो का फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मुल्ला नसरुद्दीन जी। मुल्ला मुल्ला नसरुद्दीन नसर नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या करता था? बहुत शराब पीता था। आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है ना? बहुत शराब पीता था। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ अच्छे लोग गली से गुजर रहे थे, और नसरुद्दीन काफी शराब पी के काफी उल्टा सीधा कह रहा था। तो उन लोगों ने आए और उन्होंने नसरुद्दीन को काफी समझाया। एक कहानी नसरुद्दीन की ऐसी मैंने समझाई थी जिसमें उसकी शेरवानी पे वो चाय गिर गई ना, ये कहानी जी उसकी सर। डिफरेंट है। तो क्या हुआ, उसे बहुत समझाया और नसरुद्दीन ने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी शराब नहीं पिएगा। ठीक, पहला दिन था, फर्स्ट डे था, कसम खाई थी। सुबह उठा और मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर से निकला, और जहां तक उसे पहुंचना था ये निकला अपने घर से, और फिर रास्ते में एक जगह आई जहां पे शराब का ठेका था। ठीक, और इसको पहुंचना था यहाँ तक। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस जगह से। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसको पहुंचना था। अब क्या हुआ कि मुल्ला मुल्ला की आदत थी कि वो सुबह से ही शराब पीना शुरू कर देता था। रास्ते में पहला ठेका आया और मुल्ला की नज़र इस ठेके पे पड़ी, और मन में विचार आया, यार ठेका है और शराब इस पे अवेलेबल है, लेकिन ध्यान भी आया कि कल रात को ही कसम खाई है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, उसने कहा नहीं मुल्ला, अपने मन में कहा ऐसा नहीं करना है, शराब हमें नहीं पीनी है, हमने कल ही कसम खाई है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, 200-500 मीटर्स, और फिर दूसरा वाला जो ठेका था वो आ गया। इस दूसरे ठेके पे आया, मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर थोड़ी देर रुका और फिर देखा, और फिर उसे वही याद आया कि उसने कल ही कसम खाई है। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर खड़ा रहा, विचार करता रहा, सोचता रहा, प्लान करता रहा, पता नहीं क्या क्या ख्याल दिमाग में आए। यार एक बार और पी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और बोला मुल्ला ध्यान रख, अगर आज तूने पी ली तो कल भी पी लेगा, इसलिए पीना नहीं है। फिर आगे बढ़ा, तीसरा ठेका आया और उस ठेके पे फिर से वो जो था रुका, और क्या हुआ, तीसरा ठेका था और मुल्ला बेचारा अपने आप को नहीं रोक पाया, और उसने क्या किया कि सोचा कि एक बार अगर आज शराब पी लें तो कुछ खराब नहीं है। और किस लिए खराब नहीं है कि दो ठेके तो हम पार ही कर आए हैं जिसमें हमने नहीं पी, और शराब हमें छोड़नी ही है, ये भी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज क्या इस खुशी में शराब नहीं पी जा सकती है कि हम दो ठेके पार कर आए और अब कल से हम शराब छोड़ देंगे? बिल्कुल। तो मुल्ला ने क्या करा, इस जगह पे सेकंड पोजीशन पे जब था तो यहाँ अपनी पीठ भी थपथपाई और अपने आप को बड़ा उसने अप्रिशिएट किया कि वाह मुल्ला, दो ठेके निकल गए, और तेरी इच्छा शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है और तूने शराब नहीं पी। लेकिन यहाँ पे आते आते इसके विचार बदल गए और बोला कि एक दिन अगर पी लें तो क्या दिक्कत है। तो उसने सारी जितनी भावनाएं थी ये सब कमजोर पड़ गई और ठेके पे पहुंचा, और ये सोच के ठेके पे पहुंचा कि अगर आज मैं पी लेता हूँ, एक दिन, लास्ट दिन होगा आज, और आज अगर मैं पी लेता हूँ
और क्यों पी रहा हूं? खुशी में। और खुशी किस चीज की है? कि मैंने शराब नहीं पी, मैंने हिम्मत शराब बांध के रखी। मैंने शराब छोड़ दी, मैं इतना हिम्मती हो गया, 2 ठेके निकल गए और मैंने शराब के बारे में सोचा भी नहीं, तो इसने शराब फिर से पी ली। ठीक। अब पी के ये जिस जगह पे पहुंचना था, बीच में कुछ ही रुकावटें जरूर आईं, लेकिन वो अल्टीमेटली पहुंचा वहीं पे जहां उसे जाना था, और शराब ही उसे पीनी थी और वो उसने पी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 2 बीच में छोड़ आए थे या 3 बीच में छोड़ आए थे या 4 बीच में छोड़ आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। योर लास्ट डीड इज फर्स्ट। यू नो, एक आप जानते हैं, 2 Yes, sir. पॉइंट्स होती हैं, एक होती है लीफो और एक होती है फीफो। जानते हैं ना? ये स्टैक्स हैं, ये स्टैक्स हैं जो अभी आप देख रहे थे, एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी है फर्स्ट? ये एनोटेशन गायब हो जाता है। इट डिपेंड्स हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। नीचे से एग्जैक्टली। कर रहे हैं तो नीचे वाली फर्स्ट है, हाँ, ऊपर से कर रहे हैं तो ऊपर वाली फर्स्ट है। तो ये भी फर्स्ट हो सकती है और ये लास्ट हो सकती है, और ये भी लास्ट हो सकती है और ये फर्स्ट हो सकती है। तो मुल्ला का जो लास्ट अटेम्प्ट था, वो क्या नेक्स्ट अगली लाइफ के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकता? वो पीना छोड़ेगा ही नहीं, आगे जी सर। पीता ही रहेगा। नहीं और छोड़ेंगे। और इसलिए योर लास्ट एक्ट इज ऑलवेज काउंटेड। फर्स्ट इज काउंटेड but last. If Mullah has taken the oath that he will not take it at until the end, और उसमें चौथा दिन भी उसका लास्ट डे होता, 5वां दिन भी लास्ट डे होता, लेकिन पहले दिन ही उसका लास्ट डे हो गया, देन इस तरीके की स्थितियों में अगर आप कसमें वादे खाते हैं तो इनका कोई मूल्य नहीं है। योर ईच डे शुड बी द लास्ट डे, not the next day. You should not wait for the tomorrow. Whatever is that is today, and not today, right now, but not right now. The moment you are inhaling or exhaling, that is only the moment in which you should live. और इस तरीके से अगर आप जीवन जिएंगे तभी आप सकारात्मक जी पाएंगे। अदरवाइज या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, और पास्ट फ्यूचर में जो जीने लगता है और ज्यादा पास्ट या फ्यूचर में जाने लगता है, वो ही डिप्रेशन है। और डिप्रेशन का कोई भी कारण नहीं है। या तो आपने उम्मीदें ज्यादा लगा रखी हैं या ज्यादा टूटी हुई उम्मीदों में आप गिर चुके हैं, केवल डिप्रेशन यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज अगर आप जो भी काम कर रहे हैं परफेक्शन उसमें आपको मिल रही है, तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं बनता है। आज अगर आप पास्ट को सोच रहे हैं या फ्यूचर का प्लान केवल कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं और अब कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, then definitely you are going towards depression. So your ultimate object to be to live in today and not in today's moment. जो आपको करना है वो अभी कर लीजिए, यही लास्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कोई भी नहीं होगा। So wish you all the best and hope that we will meet day after tomorrow, and we will in touch with you all through the group, Telegram group. And one thing I have in my mind that I want to discuss with you all while keeping off the recording. काफी लंबी हो चुकी है, 1.5 घंटे करीब हो गई है, तो रोकता हूँ मैं इसे। And wish you all the best. Thank you for joining us.